प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय हिमालय की बेटियां जो कि नागार्जुन जी द्वारा रचित है। इस पाठ का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। इस पाठ के व्याख्यान 2 में आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे और साथ ही साथ व्याख्यान 1 जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, लेखक परिचय पढ़ा था, कठिन शब्दार्थ किए थे और थोड़ा सा पाठ का सार भी किया था। उसमें मैंने जो आपको गृह कार्य दिया, उस गृह कार्य की चर्चा भी हम आज ही करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले व्याख्यान 1 में जो कुछ हमने पढ़ा था, जैसा कि हमने जाना कि लेखक नागार्जुन जी ने इस पाठ में हिमालय पर्वत, हमें भी पता है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है और हिमालय पर्वत बर्फ से ढका पर्वत है, उसका क्या किया है, मानवीकरण किया है। हिमालय पर्वत एक प्राकृतिक वस्तु है जो हमें मिली है ईश्वर के द्वारा, लेकिन यहाँ पर उसका क्या किया है, लेखक ने मानवीकरण किया है। हिमालय पर्वत को क्या कहा है उन्होंने, यहाँ पर हिमालय पर्वत को उन्होंने यहाँ पर पिता का दर्जा दिया है, पिता का स्थान दिया है। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली बेटियों को, यानी नदियों को, बेटियां कौन है उनकी, नदियां, हिमालय पर्वत से जो नदियां निकल रही हैं वो उनकी बेटियां हैं, बेटियां माना है उन्होंने इसमें। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के रूप में माना और उसका वर्णन किया। हमने यहाँ जाना कि हिमालय पर्वत एक विशाल पर्वत है और उस पर्वत से बहुत सी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गंडक, कोसी आदि जो नदियाँ हैं वो बहती हैं। वो नदियाँ दूर खड़ा लेखक जो है देख रहा है हिमालय पर्वत की ओर और सोच रहा है कि हिमालय पर्वत एक पिता है जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो उनकी बेटियों के रूप में हैं और वो अटखेलियाँ कर रही हैं, अर्थात खेल रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, इधर से उधर दौड़ रही हैं। तो ये नदियाँ जो हैं वहाँ पर उसको कैसी दिखाई देती हैं, बेटियों के रूप में। जब लेखक और आगे बढ़ता है और हिमालय पर्वत तक के बहुत करीब पहुंच जाता है, वहां पहुंचकर वो इन नदियों के रूप में विभिन्नता पाता है। विभिन्नता कैसी, भिन्न भिन्न रूप इसके नदियों के वो देखता है। कैसे देखता है, अब वो कह रहा है कि पहली बार तो उसने हिमालय को कहाँ से देखा, दूर से, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, हिमालय के शीर्ष पर चढ़ गया है। हिमालय के शीर्ष पर चढ़कर जब वो हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखता है तो उसके रूप भिन्न भिन्न नजर आते हैं। तो व्याख्या पढ़ेंगे। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि वो कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। किन्हें, नदियों को। क्या कर रही हैं ये, लीलाएं कर रही हैं, अपनी क्रीड़ाएं कर रही हैं, खेल रही हैं। कहाँ जा रही हैं, जब हिमालय से बाहर निकलती हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, तो वहां पर बहुत ही तंग रास्तों से होती हुई बर्फ की चोटियों, घाटियों, पहाड़ियों तक पहुंचती हैं, वहां से निकलती हैं। तो इनकी ये जो बर्फ की चोटियों से निकलती हैं, फिर घाटियों में पहुंचती हैं, फिर वहां से पहाड़ों की ओर जाती हैं। तो जहां जहां भी वो जाती हैं वहां वहां वो अपनी अलग अलग लीलाएं करती हैं और खेलती हुई, लीलाएं करती हुई वो हिमालय पर्वत से बहुत दूर निकल जाती हैं। तो इन पंक्तियों में हमने अभी पढ़ा कि लेखक को ये बात समझ में नहीं आती कि जब वे अपने पिता हिमालय पर्वत पर थी तब उनका एक अलग ही रूप था, और जब वो बर्फ की चोटियों, घाटियों, पहाड़ियों पर पहुंची तब उनकी लीलाएं ही अलग थी और खेलते खेलते वो इतनी दूर आ गई थी।
लेखक को यह समझ में नहीं आता कि वो कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। इन्हें मायने नदियों को। ये बर्फ की चोटियों कहाँ कहाँ जाती हैं? हिमालय पर्वत से जब निकलती हैं तो बर्फ की चोटियों, घाटियों, पहाड़ियों पर अपनी लीलाएं करती हैं, यानी क्रीड़ाएं करती हैं। पर बहती हुई जब ये दूर निकल आती तो इन्हें, अब ये देखो बेटा, दूर पहुंचती हुई अब कहाँ पहुंच गई हैं? जंगलों में। तो इन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में आकर अपनी बीती बातें याद आती होंगी। बीती बातें कौन सी? जब वो हिमालय पर्वत के पास थी, यानी हिमालय पिता है और पिता के पास मानवीकरण है ना। हम इस पाठ में जो है हिमालय पर्वत का मानवीकरण जान रहे हैं कि हिमालय को पिता मान लिया गया है। देखो बेटा, कोई भी बेटी जब अपनी पिता की गोद में होती है, जब अपने पिता के पास होती है, तब वो कैसी होती है? बिल्कुल दबंग, बिल्कुल बेखौफ जिंदगी जीती है। पिता की छाया में डर भी नहीं लगता उसे, किसी भी बात का डर नहीं होता। पिता का प्रेम उस पर इतना बरसता है। तो हिमालय पर्वत जो है वो पिता के रूप में है यहाँ पर, और उससे निकलने वाली नदियाँ जब तक उसकी गोद में थी तब वो बहुत सारी शरारतें करती थी। लेकिन यहाँ जब अब वो कहाँ पहुंच गई हैं? जंगलों में। जंगलों में पहुंचकर तो अब वो क्या कर रही हैं? वो अपनी बीती बातों को याद कर रही हैं कि जब वो अपने पिता हिमालय के पास थी तो कैसी शरारतें किया करती थीं। न जाने हिमालय अपनी इन बेटियों की शरारतों को कैसे झेलता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो महानदियां हैं। अब देखो बेटा, इस पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वैसे तो हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियां निकलती हैं, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ये सब नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये महानदियां हैं हिमालय से निकलने वाली। क्यों? क्योंकि ये हिमालय, वैसे तो सारी नदियां ही हिमालय पर्वत की जो बर्फ पिघलती है उससे निकलती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानदियों के रूप में इसलिए माना गया है क्योंकि ये दोनों जो हैं उसी हिमालय की बर्फ से पिघले हुए पानी का ही रूप लिए हुए हैं। जो हिमालय के पिघले हुए हृदय की बर्फ से अपना अस्तित्व पाती हैं। अभी मैंने बताया कि वैसे तो बहुत सी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के पिघले हुए हृदय की बर्फ से अपने अस्तित्व को पाती हैं, यानी कि उसी से बनी हैं। और लगातार बिना रुके, क्योंकि बर्फ पिघलती जा रही है, पानी बहता जा रहा है, कहाँ जा रही है? समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। समुद्र क्या है? देखो, अब रिश्ता बना रहे हैं लेखक। किसका? हिमालय पर्वत का। किससे? समुद्र से। अब हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जो हैं उनका संगम स्थान, यानी मिलन जो है वो कहाँ जाकर मिल जाती हैं? समुद्र में, सागर में। सागर की ओर ये नदियां प्रवाहित होती हैं, सागर में जाके ये मिल जाती हैं, जन जन की प्यास बुझाती हैं, लोगों का कल्याण करती हैं। और यहाँ पर फिर हम पढ़ रहे हैं, जो हिमालय के पिघले हुए हृदय की बर्फ से अपना अस्तित्व पाती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं वो? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। उन्हें क्या माना गया है? हिमालय की महानदियां, यानी महानद। ये सारी किस ओर जा रही हैं? समुद्र की ओर। इनका नाम सुनते ही अन्य नदियों, दो तो हमने वो पढ़ी, कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिन्हें महानदियों का दर्जा दिया गया। उसके अलावा गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास आदि का स्वरूप भी सामने आ जाता है। यानी कि ये सारी नदियां जो हैं कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय पर्वत से, और निकलती हुई कहाँ कहाँ जाती हैं? कभी घाटियों में, कभी पहाड़ियों में,
कभी जंगलों में और कभी समतल मैदानों में, और वहां से जाती हुई किस और प्रवाहित हो रही हैं? समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। लेखक को नदियों को बेटी, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं है। लेखक नागार्जुन जी ने, जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठ में मानवीकरण किया है। किस किस का मानवीकरण किया है उन्होंने? हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत जो कि एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव प्राकृतिक वस्तु है, उसका मानवीकरण किया है। और किस रूप में किया है? पिता के रूप में। और उससे निकलने वाली बेटियों, नदियों को क्या कहा है? उनकी बेटियां कहा है। और ये सारी नदियां जब हिमालय से निकलती हैं तो वो कहाँ कहाँ जाती हैं? घाटियों में, जंगलों में, समतल मैदानों में, सब। और जाती हुई वो अंत में कहाँ पहुंच जाती हैं? समुद्र में। समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। वहां समुद्र का जल जो है, जल में मिलकर वो जन जन की प्यास को बुझाती हैं। नदियों के रूप में भी वो जो है लोगों की प्यास बुझा रही हैं। तो इस सब में लेखक नागार्जुन जी ने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि मैं झिझक नहीं रहा, मुझे इस बात में कोई झिझक नहीं है कि यदि मैं हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहूं। इन नदियों के चंचल स्वरूप को देखकर लेखक के मन में कालिदास के यक्ष का प्रश्न याद आता है। अब लेखक नागार्जुन जी जो हैं वो याद कर रहे हैं, किसे याद कर रहे हैं? महाकवि कालिदास जी को। क्यों याद कर रहे हैं बेटा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नदियों का मानवीकरण बेटियों के रूप में किया है, और बेटियों के रूप में उनकी चंचलता को देखकर उन्हें जो है महाकवि कालिदास के यक्ष ने जो अपने मेघदूत से प्रश्न किया था वो याद आ जाता है। वहां पर उन्होंने क्या कहा था? वहां पर उन्होंने वेत्रवती यानी बेतवा नदी का मानवीकरण किया। और किस रूप में किया? उन्होंने बेतवा नदी का मानवीकरण प्रेमिका के रूप में किया। जब कालिदास के यक्ष ने मेघदूत से कहा कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि जी वो तुमसे प्यार करती है, तुम भी उसे अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तो तुम्हारी वह प्रेयसी यानी प्रेमिका तुम्हें पाकर जो है बहुत ही खुश होगी। तो यहाँ पर उन्होंने वेत्रवती नदी का मानवीकरण किस रूप में किया है? प्रेमिका के रूप में। माँ तो माना ही, बिन नदियों को माता तो हम मानते ही हैं कि जिस प्रकार माता जो है हमारा भरण पोषण करती है, तो नदियों का जल पीकर भी मनुष्य जो है अपनी तृप्ति करता है, प्यास बुझाता है। यहाँ पर माँ तो उन्होंने मान ही लिया। लेखक नागार्जुन जी ने उन्हें बेटी का रूप दे दिया। महाकवि कालिदास जी ने उन्हें कौन सा रूप महाकवि कालिदास जी उन्हें कौन सा रूप दे रहे हैं? उन्होंने कौन सा रूप दिया? प्रेमिका का रूप दिया। तो यहाँ हमने नदियों के बहुत सारे रूपों को जाना। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है जितना भी पाठ का सार अभी तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित मैं अब आपको गृह कार्य दूंगी, और उसके बाद गृह कार्य देने के बाद हम पिछले व्याख्यान का जो भी पिछले व्याख्यान में आपको गृह कार्य दिया गया था उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने गृह कार्य की ओर। तो आज के लिए जो गृह कार्य है वो क्या है? पहला प्रश्न है आपका बेटा, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव हैं? लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव हैं? प्रश्न 2, लेखक को नदियां किसकी भांति प्रतीत होती हैं? किसकी तरह? भांति मायने किसकी तरह दिखाई देती हैं? लेखक किसके कंधे पर चढ़ा? लेखक किसके कंधे पर चढ़ा? फिर से बता दूं बेटा, ये जो गृह कार्य है अभी आपको अपनी रफ नोटबुक यानी कच्ची कॉपी में करना है। तो इसे जब हम अगले व्याख्यान में इसकी चर्चा करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, तभी आप इसे अपनी पक्की कॉपी यानी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो हमने कल जो व्याख्यान 1 पढ़ा
उससे संबंधित 2 प्रश्न मैंने आपको दिए। अब हम उन 2 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो कल हमारा गृह कार्य था। क्या था हमारा गृह कार्य? लेखक ने हिमालय पर्वत की बेटियां किन्हें कहा है? हमारा प्रश्न था, लेखक ने हिमालय पर्वत की बेटियां किन्हें कहा है? तो उत्तर बिल्कुल सही, लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटियां कहा है। किसकी? हिमालय पर्वत की। तो आपका उत्तर है, लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटियां कहा है। प्रश्न संख्या 2, हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को किस रूप में, हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को किस रूप में देखते हैं? और हमारा उत्तर है, हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को समतल मैदानों में उनके विशाल रूप में देखते हैं। फिर से उत्तर पढ़ रही हूं बेटा मैं। हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को समतल मैदानों में उनके विशाल रूप में देखते हैं। तो बेटा ये था गृह कार्य जो कि 27/4/2020 यानी कि कल के व्याख्यान में आपको दिया गया। और कल के व्याख्यान का ये गृह कार्य अब आपको किस में करना है? पक्की कॉपी में करना है। किस में करेंगे बेटा आप? पक्की कॉपी में करेंगे। पक्की कॉपी में करना, तो ये आपका होमवर्क है। कच्ची कॉपी के लिए मैंने आपको 3 प्रश्नोत्तर दिए हैं रफ नोटबुक में जो लिखने हैं, और फेयर नोटबुक में इन 2 प्रश्नोत्तर को आपने करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।